22 साल की रीना सिंधु, जिनकी मुलाकात उत्तराखंड के हरिद्वार में रविंद्र कुमार नाम के एक इंसान से होती है, जो कि उनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े थे। थोड़ा वक्त बीतता है, दोनों में नज़दीकी आने शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते दोनों को बहुत प्यार हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं शादी करने का। शादी के बाद जिंदगी सॉर्टेड ही चल रही थी, लेकिन चलते चलते कुछ साल बीतने के बाद एक ऐसा भयानक मंजर होता है जो कि सबके लिए चौंकाने वाला था। और जब सच सामने आता है तो आप बहुत सारे वो नाम भूलने वाले हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं अपने काले गुनाहों के लिए। रीना सिंधु की ये मुलाकात हुई थी रविंद्र कुमार से 2011 में। इसी दौरान दोनों नज़दीक आते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। हालांकि रविंद्र कुमार इस दौरान शादीशुदा थे, लेकिन अपनी वाइफ से कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनके, जिसके चलते उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया था, अपनी इस वाइफ को छोड़ दिया था। वैसे रविंद्र कुमार साउथ दिल्ली राजौरी के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली से लेके यूपी के मुरादाबाद तक उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी और इन ज़मीनों और इस पे बने ये रेंटेड अपार्टमेंट की कीमत थी करोड़ों में, और इससे महीने का उनको रेंट ही लाखों में आता था। फाइनेंशियली रविंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसी के चलते बिजनेस के सिलसिले में वो 2011 के आसपास उत्तराखंड गए थे और वहीं पे उनकी रीना से मुलाकात हुई थी। खैर, इसके बाद जब दोनों शादी कर लेते हैं तो रविंद्र कुमार रीना को अपने साथ यूपी के मुरादाबाद वाले घर में ले आते हैं। इस घर की कीमत ही अकेले 3 करोड़ रुपए थी और आते ही वो इस घर को रीना को गिफ्ट कर देते हैं। रीना अब अपने ही इस घर में एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला रही थी। जिंदगी में सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन देखते देखते वक्त बीतता है। साल आता है 2025, जब जो रविंद्र कुमार बहुत पैसे कमा रहे थे, रेंट से भी उनको लाखों रुपए हर महीने आते थे, उनका एक चेक बाउंस हो जाता है 18 लाख रुपए का, जिसके बाद उनको कोर्ट भी दोषी दे देता है और उनको 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन रविंद्र कुमार इस दौरान भाग रहे थे। जगह जगह वो अपने घर पे भी नहीं जाते थे और पुलिस के हाथ भी नहीं लग रहे थे। इसी दौरान जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं तो रीना का कहना था कि उन्होंने रीना को एक मैसेज किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और वो वापस कभी भी नहीं आएंगे, जिसके बाद रीना की उनसे बातचीत हो ही नहीं पा रही थी। खैर, इसके बाद रीना बहुत परेशान थी, लेकिन 5 जून को उत्तराखंड के कोट द्वार में पुलिस को एक लाश मिलती है जो कि रोड के किनारे ही फेंकी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को लगता है इसका एक्सीडेंट हुआ होगा जिस वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है कि इस लाश का खून हुआ है, किसी ने इसका कत्ल किया है किसी धारदार हथियार से। जिसके बाद पुलिस जब पता करना शुरू कर देती है कि ये इंसान है कौन, तो बात निकल के सामने आती है कि ये कोई और नहीं बल्कि रविंद्र कुमार ही है। देखते ही देखते पुलिस रविंद्र कुमार के घर पे ये बात भी पहुंचा देती है। रीना बहुत दुखी थी, रविंद्र के घर वाले भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ किया किसने। रविंद्र कुमार, जो कि यूपी के मुरादाबाद में अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे, इतनी दूर उनकी लाश कैसे मिल सकती है। जिसके बाद जब पुलिस को रीना ने भी ये बात बताई तो वो भी कहीं ना कहीं इस सब को रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन बात थोड़ा आगे बढ़ती है जब 7 जून को रविंद्र के भाई पुलिस स्टेशन में एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनको लगता है उनके भाई का खून किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की बीवी रीना सिंधु ने किया है। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार उनको इस चीज का शक क्यों था, क्यों वो पुलिस वालों को ये बता रहे थे। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुड़ जाती है और वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करना शुरू कर देते हैं कोट द्वार की, जहाँ पे ये लाश मिली थी। थोड़ी ही देर में पुलिस के हाथ कुछ लगता है। ये फुटेज थी 1 जून की, जिसमें रविंद्र कुमार की कार इसी एरिया में घूम रही थी जहाँ पे उनकी लाश मिली थी। जब पुलिस इस फुटेज को बहुत अच्छे से देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो उनको देखने को मिलता है इस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है ये वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत बैठी हुई थी। थोड़ा सा और ढंग से देखा जाता है तो ये औरत कोई और नहीं थी बल्कि रीना सिंधु ही थी। शायद रविंद्र के भाई ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन सवाल ये था कि रीना अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसने ये सब किया क्यों। इसके बाद पुलिस रीना को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर में उससे पूछताछ होनी शुरू होती है और जिसके बाद वो टूटती है, सब कुछ बताती है कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। रीना ने बताया कि मुरादाबाद वाला घर जो कि रविंद्र ने उसको गिफ्ट किया था, जब रविंद्र का ये चेक बाउंस हो गया था तो रविंद्र चाहता था इसी घर को बेच के ये जो चेक बाउंस हुआ था 18 लाख रुपए का,
वो कीमत वो अदा कर दे, क्योंकि इसके अलावा भी जो उसकी सेविंग्स थी उसका भी दिवालिया निकल चुका था। बिजनेस में उसको बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ रीना जानती थी कि उसके पास अभी सिर्फ यही घर है। 3 करोड़ का आलीशान घर, उसमें रहना उसके लिए अपने में ही बड़ी बात थी। और वो जानती थी इस घर को अगर बेच दिया जाएगा तो उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। वैसे भी वो रविंद्र से 20 साल छोटी थी और शायद ये जो शादी हुई थी ये रविंद्र की प्रॉपर्टी को देखते हुए ही हुई थी। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए रविंद्र का इतनी बेरहमी से खून कर दिया गया? नहीं, इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा एंगल था, और शायद ये एंगल ज़्यादा बड़ा था। रीना ने बताया कि जब उसने इसी घर में ये फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया था, उसी दौरान उसके पास एक इंसान आता है फिजियोथेरेपी कराने। इस इंसान का नाम था परितोष कुमार। और क्योंकि रविंद्र बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो इसी के चलते रीना और परितोष की नज़दीकियां बढ़ने लग पड़ती हैं। परितोष इसके बाद भी फिजियोथेरेपी के बहाने उसके सेंटर आता रहता था और वहाँ पे वो दोनों प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ हम बिस्तर भी होते थे। ये सब कुछ काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, लेकिन रविंद्र को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब हद हो जाती है, रीना जान चुकी थी कि रविंद्र इस घर को बेचने के लिए अड़ गया है और अब वो नहीं मानेगा, तो वो चाहती थी अपनी ज़िंदगी परितोष के साथ बिताना। परितोष जो कि उससे उम्र में लगभग 3 साल छोटा था। मतलब इस इंसिडेंट के दौरान रीना की उम्र थी 36 साल, परितोष की उम्र थी 33 साल और रविंद्र की उम्र थी 56 साल। इसके बाद रीना एक बहुत भयानक प्लान बनाती है। वो परितोष को भी इस मैटर में इन्वॉल्व कर लेती है। हालांकि परितोष पहले अग्री नहीं हो रहा था। वो कहता है जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही सब कुछ बढ़िया है, लेकिन रीना उसको झांसा देती है कि वो उससे शादी कर लेगी रविंद्र के मरने के बाद। और वैसे भी रविंद्र के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी ऑफिशियली। अपने हिसाब से वो इस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती है। तो उसने बताया कि वो इस घर को बेच देगी और परितोष को 10 लाख रुपए भी देगी। एक तरफ था प्यार और दूसरी तरफ 10 लाख रुपए। दोनों चीज़ें परितोष लेना चाहता था और इसके लिए वो अग्री भी हो जाता है रीना के इस डिमांड पे। रीना ने अभी तक ये भयानक कदम नहीं उठाया था, क्योंकि एक तरफ आलीशान घर उसको मिल गया था और दूसरी तरफ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब घर को बेचने की बात आती है तो उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और इसके बाद बनाया जाता है एक प्लान। 31 मई 2025 को रीना अपने हस्बैंड को कहती है, रविंद्र को कहती है कि उसका एक क्लाइंट है जो कि उन दोनों को पार्टी देना चाहता है और इसीलिए उसने उनको अपने घर बुलाया भी है। अब इसी के लिए रविंद्र अग्री भी हो जाता है और ये दोनों एक साथ परितोष के यूपी के नगीना वाले घर में चले जाते हैं, जहाँ पे ये सच में एक पार्टी करते हैं। रविंद्र को वहाँ पे बहुत सारी शराब पिलाई जाती है, जिसके बाद जब वो बेसुध हो जाता है, बिस्तर पे गिर जाता है, तो ये दोनों एक फावड़ा लेते हैं जिससे वो रविंद्र पे बार बार वार करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली रविंद्र के गले पे, जिस वजह से थोड़ी ही देर में उसकी तड़प तड़प के जान चली जाती है। अब इसके बाद उनका प्लान ये भी पहले से ही बना हुआ था कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाना है। इसी के चलते वो इस लाश को गाड़ी में रखते हैं। दोनों रविंद्र की गाड़ी में ही आगे बैठते हैं और इस गाड़ी को उत्तराखंड की तरफ ले जाते हैं। पहले उन दोनों का प्लान था इस लाश को उत्तराखंड के ही रामनगर में फेंकने का, क्योंकि रीना इस एरिया को जानती थी और वो जानती थी कि रामनगर में पुलिस नहीं पकड़ पाएगी हमें, या फिर इस लाश को ही शायद ना ढूंढ पाए कभी भी। लेकिन रामनगर में उनको ये मौका ही नहीं मिलता है, जिसके बाद वो कोटद्वार की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये भी वैसा ही एरिया था। मतलब जहाँ पे लाश को ढूंढने में पुलिस को टाइम लग जाए, या फिर खुद से ही ये लाश सड़ जाए, या फिर कोई जानवर इसको खा जाए, जिससे उनको कोई भी सुराग ना मिले। और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक बयान तो पहले से ही रेडी रखा हुआ था रीना ने, जो कि ये था कि वो उससे मिलने अब कभी भी नहीं आएगा, वो जा रहा है बहुत दूर सबसे। खैर उन्होंने पूरी कोशिश की थी हर तरह से कि पुलिस उनको किसी भी तरह से पकड़ ना पाए, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस जब किसी इंसान को पकड़ने पे आ जाती है, किसी मुजरिम को पकड़ने पे आ जाती है, तो चाहे वो कहीं भी छुपा हो, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा किया हो उसने और कितना भी छुपने की कोशिश की हो, उसको पुलिस पकड़ ही लेती है। ऐसा ही इस मामले में भी हमें नजर आता है। परितोष को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, रीना को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन हालांकि बहुत सारे केसेस की तरह हमारी कंट्री में ये केस भी अभी ट्रायल पे है, वर्डिक्ट आना भी बाकी है। लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि चाहे आपकी शादी को कितने ही साल क्यों ना हो जाएं, अगर दिल में चोर हो तो वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। जैसे इस मामले में रीना सिंधु का आता है और उसने परितोष की ज़िंदगी भी खराब की,
अपनी ज़िंदगी भी खराब की और एक ऐसे इंसान की जान ले ली जिसका इस सब से कुछ लेना देना ही नहीं था। यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स को शेयर करने से हमारा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उनको क्लैरिटी रहे कि अगर इंसान एक तरह के साइन दे रहा है तो वो किस तरफ अपने आप को लेके जाना चाहता है। आई रियली होप आप अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।